नमस्कार, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड का पाठ 5 चार्ली चैपलिन यानी हम सब, जिसके लेखक है विष्णु खरे जी। आज के इस वीडियो में हम विष्णु खरे जी के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं और साहित्यिक विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। साथ में हम इस पाठ का सारांश और प्रतिपाद्य भी करेंगे। तो पहले हम जीवन परिचय करते हैं विष्णु खरे जी का। तो विष्णु खरे जी समकालीन हिंदी कविता और आलोचना में इनका एक विशिष्ट हस्ताक्षर है। इनका जन्म हुआ था 9 फरवरी 1940 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में। इनकी प्रतिभा इतनी अधिक थी, इनकी प्रतिभा को देखते हुए इन्हें रघुवीर सहाय सम्मान से अलंकृत किया गया था। इसके अलावा इन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा भी सम्मानित किया गया और इनको शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान और फिनलैंड का जो राष्ट्रीय सम्मान होता है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज, इससे भी इनको नवाजा गया था। और आज तक ये अपनी प्रतिभा के बल पर हिंदी भाषा को समृद्ध कर रहे हैं और इनकी मृत्यु अभी कुछ समय पहले ही 19 सितंबर 2018 में हो गई थी। इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो इन्होंने बहुत से कविता संग्रह लिखे हैं, आलोचना भी लिखी है इन्होंने और सिने आलोचना भी लिखी है, यानी कि सिनेमा पर भी अपनी आलोचना लिखी है। और बहुत से ऐसे रचनाएं हैं जिनका अनुवाद भी किया है। कविता संग्रह इनके गैर रुमानी समय में, खुद अपनी आँख से, सबकी आवाज़ के पर्दे में, पिछला बाकी, आलोचना की पहली किताब, सिने आलोचना में है इनकी सिनेमा पढ़ने के तरीके। और इन्होंने अनुवाद किए हैं वो है मरु प्रदेश और अन्य कविताएं जो टी.एस. इलियट द्वारा लिखी गई। यह चाकू समय आर्तिया योसेफ ने लिखी थी और कालेवाल फिनलैंड का जो राष्ट्रकाव्य है उसका इन्होंने अनुवाद किया था। इन सभी रचनाओं का अनुवाद किया इन्होंने। अब साहित्यिक विशेषताओं की बात करते हैं। इन्होंने हिंदी जगत को बहुत सी विचारपरक कविताएं दी हैं और ये बेबाक आलोचनात्मक लेख भी लिखते थे। और इसके अलावा रचनात्मक और आलोचनात्मक लेखन पर विश्व साहित्य के गहन अध्ययन का प्रभाव दिखाई देता है। ये विश्व सिनेमा के बहुत अच्छे जानकार भी थे। 1971 से 73 के अपने विदेश प्रवास के दौरान, यानी कि 1971 से 73 में विदेश में रहे थे, उस दौरान इन्होंने चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग के प्रतिष्ठित फिल्म क्लब की सदस्यता प्राप्त की थी और संसार भर की सैकड़ों उत्कृष्ट फिल्में देखी थी। यहाँ से सिनेमा लेखन को वैचारिक गरिमा और गंभीरता देने का सफर इनका शुरू हो गया था। और इनका सिनेमा विषयक लेखन दीनमान, नवभारत टाइम्स, द पायोनियर, द हिंदुस्तान, हंस, कथादेश इन पत्रिकाओं में प्रकाशित होता रहा था। और ये उन विशेषज्ञों में से एक है जिन्होंने फिल्म को समाज, समय और विचारधारा के आलोक में देखा और इतिहास, संगीत, अभिनय, निर्देशन की बारीकियों के सिलसिले में उसका विश्लेषण किया। इनके लेखन से हिंदी जगत के सिनेमा विषयक लेखन की कमी दूर होती है। अब हम इस पाठ के प्रतिपाद्य और सारांश के बारे में जान लेते हैं। आपको जब लेसन आप पढ़ेंगे तो आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो जो चार्ली चैपलिन है उसको तो सभी जानते हैं, आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। ऊपर लेखक की पिक्चर है और नीचे चार्ली चैपलिन। तो चार्ली चैपलिन है वो बच्चे से लेकर बड़ों तक की पसंद है, तो उन्हीं के बारे में इन्होंने लिखा है, चार्ली चैपलिन के बारे में। तो हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे इस पाठ में उनकी कुछ विशेषताओं को लेखक ने बताया है। और सबसे बड़ी विशेषता इसमें ये बताई है कि जो करुणा है और हास्य है उनके तत्वों का सामंजस्य चार्ली में मिलता है। भारत जैसे देश में सिद्धांत और रचना दोनों स्तरों पर ही हास्य और करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं है।
यानी भारत में ऐसा कैरेक्टर नहीं है। इसके बावजूद चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता यह बताती है, यानी उसकी प्रसिद्धि यह बताती है कि कला स्वतंत्र होती है, बंधती नहीं है। यानी कि कला स्वतंत्र थी उनकी, हर कोई उनको पसंद करता था, चाहे कोई किसी उम्र का व्यक्ति हो या कोई भी देश हो। दुनिया में एक से एक हास्य कलाकार हुए, पर वे चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र और हर स्तर के दर्शकों की पसंद नहीं बन पाए। इसका कारण क्या था? शायद ये था कि चार्ली ही वह शख्सियत हो सकते हैं जिसमें सबको अपनी छवि दिखती है। वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते, क्योंकि चार्ली के अंदर सब अपनी छवि अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते थे, और कोई भी देश हो, कोई भी संस्कृति हो, उनको वो विदेशी नहीं लगते, अपने से लगते थे। शायद उनकी प्रसिद्धि का यही कारण हो सकता है। जो महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन हैं, इस पाठ में उन्होंने बताया है लेखक ने कि उनकी जन्म शती मनाई गई, यानी कि उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे हो गए थे, तो उनकी जन्म शती मनाई गई थी। तो इस वर्ष उनकी फिल्म मेकिंग अ लिविंग, इसके भी 75 वर्ष पूरे होते हैं, और इतने लंबे समय से चार्ली दुनिया को मुग्ध कर रहा है। यानी इनकी जो फिल्म थी मेकिंग अ लिविंग, उसको 75 वर्ष पूरे हो चुके थे। उनके जन्म की जो 100वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। तो आज इसका प्रसार विकासशील देशों में भी हो रहा है। चार्ली की अनेक फिल्में या इस्तेमाल न की गई रीलें भी मिली हैं। जब देखा गया तो इनकी बहुत सी फिल्में मिली, और कई तो ऐसी रीलें मिली जिसको किसी ने देखा ही नहीं, यानी कि वो दर्शकों तक कभी पहुंची ही नहीं। इस तरह से चार्ली पर अगले 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहने की गुंजाइश है। चार्ली की फिल्में भावना पर आधारित है, बुद्धि पर नहीं। यानी कि भावनाएं हैं, चार्ली की फिल्में अगर देखेंगे उसके साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं, बुद्धि पर आधारित नहीं है। तो इनकी कुछ फिल्में हैं जैसे मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी, द रोवन सील, लास्ट ईयर इन मारियनबर्ग, द सैक्रिफाइस जैसी फिल्में हैं जो आम आदमी से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक एक ऐसा रसास्वादन करती हैं। इन्होंने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि दर्शकों का वर्ग और वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। यानी कि फिल्म कला को लोकतांत्रिक बना दिया था। और दर्शक वर्ग, यानी दर्शक वर्ग भी ऐसा नहीं कि कोई एक दर्शक वर्ग देख रहा है, कोई बड़े देख रहे हैं या कोई छोटा देख रहा है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक इनके फिल्मों के दर्शक थे। वर्ण व्यवस्था, यानी वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ दिया था इन्होंने। किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग, सबकी पसंद है चार्ली। तो चैपलिन की फिल्में ये दर्शाती है कि हर व्यक्ति में त्रुटि है। अगर हम इनकी फिल्मों को देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि हर एक व्यक्ति के अंदर कमी होती है, संपूर्ण कोई नहीं होता। चार्ली चैपलिन है वो परित्यक्ता और स्टेज अभिनेत्री के पुत्र थे। यानी कि परित्यक्ता जिसका त्याग कर दिया गया है, और वो स्टेज पर अभिनय करती थी। इनकी माँ थी, उन्होंने भयानक गरीबी और माँ के पागलपन से संघर्ष किया और पूंजीपति और सामंतों से अपमानित हुए। यानी कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा था। इनकी नानी थी वो खानाबदोश थी। खानाबदोश यानी इधर उधर घूमते रहने वाले जो लोग होते हैं, खानाबदोश जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता, तो वो थी। और इनके जो पिता हैं वो यहूदी वंशी थे। इन सब ने चैपलिन को घुमंतु चरित्र बना दिया। घुमंतु यानी कि घूमने वाला। वे कभी मध्यवर्गीय, बुर्जुआ या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य न अपना सके। यानी कि वो कभी भी उच्च वर्गीय लोगों का जो जीवन था या मध्य वर्गीय लोग हैं उनके कोई इस तरह की वो बातें नहीं अपना पाए। चार्ली की कला को देखकर फिल्म समीक्षकों और फिल्म कला के विद्वानों ने माना कि सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, अपितु कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। यानी कि सिद्धांत, नियम जो होते हैं वो कला को जन्म नहीं देते, बल्कि जो कला होती है वो सिद्धांतों को साथ लेकर आती है, सिद्धांतों को जन्म देती है या साथ लेकर आती है, या फिर बाद में कला के बाद सिद्धांत जन्म लेते हैं, उनको बनाना पड़ता है। देश काल की सीमाओं को लांघते हुए चार्ली सबको अपना लगते हैं। यानी कि
कोई देश की सीमाओं में बंधे नहीं है। वो हर एक देश यानी कि दुनिया में हर एक व्यक्ति को वो अपने से लगते हैं। दर्शक उनके किरदार में कभी स्वयं को देखता है तो कभी अपने परिचित को। चार्ली ने भावना को चुना, इसके 2 कारण थे। यानी कि चार्ली जो है, चार्ली के अंदर लोग अपने आप को देखते हैं या फिर अपने किसी परिचित को, जानने वाले को। अब चार्ली ने है भावनाओं को चुना था अपने एक्टिंग में, अपनी फिल्मों में। तो इसके शायद 2 कारण हो सकते हैं। एक तो बचपन में जब वे बीमार थे तो उनकी माँ ने उन्हें बाइबल से ईसा मसीह का जीवन पढ़कर सुनाया था। ईसा के सूली पर चढ़ने के घटना थी, तक आते आते माँ और चार्ली दोनों रोने लगे थे। इस प्रसंग से उन्हें स्नेह, करुणा और मानवता का पाठ मिला। उनको स्नेह, करुणा जैसी, मानवता जैसी भावनाएं उनके अंदर पनपी, उनके अंदर उन्होंने जन्म लिया। दूसरी घटना ये कह सकते हैं जिसने चार्ली के जीवन को प्रभावित किया कि उन दिनों चार्ली एक ऐसे घर में रहता था जिसके पास कसाई खाना था। वहाँ प्रतिदिन सैकड़ों जानवर मारे जाने के लिए लाए जाते थे, वध करने के लिए लाए जाते थे। एक बार एक भेड़ किसी तरह भाग निकली। उसको पकड़ने वाले कई बार गिरे और फिसले तथा दर्शकों के ठहाके लगे। तो ये भी उनके जीवन के साथ ये घटना बहुत जुड़ी हुई है कि जब वो भेड़ को पकड़ रहे थे तो वो पकड़ नहीं पाए लोग उनको देखकर हंस रहे थे। जब वह भेड़ पकड़ी गई तो चार्ली उसके अंत को सोचकर अपनी माँ के पास रोते हुए गया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया है कि इस घटना से उन्हें करुणा और हास्य तत्वों के सामंजस्य का ज्ञान हुआ। यानी कि भेड़ है, उसको मारा जाएगा ये पता है। जो भेड़ों को वो पकड़ रहे थे लोग, तो नहीं पकड़ी जा रही थी, बार बार वो लोग गिर रहे थे उसको पकड़ने में, तो लोग हंस भी रहे थे। शायद इसी घटना से वो करुणा और हास्य के तत्वों में संतुलन बिठाना सीख गए थे। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र का संबंध रस से है, परंतु करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। यानी कि जो भारतीय कला है उसमें तो रस है, 9 रस माने जाते हैं, आपने सुना ही होगा। लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि करुणा कैसे हास्य में बदल जाती है। ये ऐसा रस सिद्धांत है जो हमारी भारतीय परंपराओं में हमें देखने को नहीं मिलेगा। यानी करुणा और हास्य का सामंजस्य। हमारे यहाँ हास्य सिर्फ दूसरों पर है तथा वह पर संताप से प्रेरित है। यानी कि हमारे यहाँ क्या है, दूसरों पर हंसा जाता है और दूसरों का जो दुख है, पर संताप, जो दूसरों का जो दुख है उससे प्रेरित होता है हमारा हास्य। दूसरों के दुख को देखकर लोग खुश होते हैं, जो इस तरह से है। लेकिन करुणा अच्छे मनुष्य तथा कभी कभी दुष्टों के लिए है। जो अच्छे लोग हैं उनके लिए है और कभी कभी जो बुरे लोग हैं उनके लिए है। लेकिन अपने ऊपर जो हंसते हैं और दूसरों में ही वैसा मादा पैदा करने की शक्ति, वैसा मादा यानी कि बल, साहस, शक्ति इसको बोलते हैं। अपने ऊपर हंसना और दूसरों को भी वैसा ही बना देना, वैसी ही उनको बना देना भारतीय विदूषक में कम नजर आती है। विदूषक क्या होते हैं? विदूषक होते हैं हंसाने वाले, जिसको हम मस्खरा कहते हैं या जोकर, इस तरह से होते हैं। पहले राजा महाराजाओं के पास भी, दरबार में भी इस तरह के होते थे विदूषक। तो अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा मादा पैदा करने की, यानी कि दूसरे उस पर हंसे तो वो किसी को बुरा न लगे, तो अपने ऊपर हंसना और दूसरों में भी इतनी शक्ति पैदा कर देना कि वो दूसरों की हंसी का सामना कर पाए, ये भारतीय विदूषक में कम नजर आती है। जो भारतीय मस्खरा होता है, भारतीय जोकर विदूषक है जो हंसाने का काम करते हैं, ये शक्ति भारतीय विदूषक में देखने को नहीं मिलती। भारत में चार्ली को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है, यानी कि पूरी तरह से बहुत बड़े स्तर पर भारत में सभी लोगों ने उनको स्वीकार किया है। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने
उस फिनोमेनन को इस तरह स्वीकार किया जैसे बत्तख पानी को। फिनोमेनन होता है कोई घटना जिसको हम कहते हैं, यानी कि चार्ली चैपलिन एक घटना ही समझ लीजिए जिस घटना ने भारतीय लोगों के मन को बदल दिया है, उनका हृदय परिवर्तन कर दिया और उनको इस तरह से बना दिया था। तो वो कहते हैं कि हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में बदल जाएगी। इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फिनोमेनन को इस तरह स्वीकार किया जैसे बत्तख पानी को। जैसे बत्तख पानी को तैरती है, पानी के अंदर चली जाती है, वैसे ही भारतीय जनता भी उसमें समा गई। उन्होंने स्वीकार कर लिया चार्ली को। यहाँ किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार चार्ली कह दिया जाता है। यहाँ हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है। मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का, भाग्य यानी नियति का विदूषक, क्लाउन, जोकर या साइड किक है। यानी कि परिस्थितियों के अनुसार लोग एक दूसरे को चार्ली कह देते हैं। चार्ली यानी कि मस्करा, जोकर समझते हैं, या कभी कभी एक दूसरे को विदूषक समझते हैं लोग, हंसाने वाला। तो लेकिन मनुष्य ये स्वयं ही नहीं जानता कि मनुष्य खुद ही ईश्वर के द्वारा बनाया गया विदूषक है, क्लाउन है, जोकर है, या फिर नियति ने, भाग्य ने उसे बना दिया है। अब महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा पुट था और गांधी और नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था। चार्ली के इसी अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने आवारा और श्री 420 फिल्में बनाई। यानी भारत के अंदर जो राज कपूर है उन्होंने चार्ली चैपलिन से बहुत वो प्रभावित हुए थे और उनको भारतीय चार्ली चैपलिन कहा जाता है, राज कपूर को। और उन्होंने इस तरह की फिल्में बनाई, इस तरह का पहनावा भी उन्होंने फिल्मों में चार्ली चैपलिन की तरह ही पहना। तो उन्होंने इससे पहले फिल्मी नायकों पर हंसने या नायकों के स्वयं अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी। यानी कि पहले फिल्मों में काम करते थे वो इस तरह अपने ऊपर हंसना या स्वयं अपने ऊपर हंसने का या उनके ऊपर हंसने की ऐसी परंपरा नहीं होती थी। लेकिन राज कपूर ने चार्ली चैपलिन से प्रभावित होकर इस तरह की फिल्में बनाई और वे स्वयं भी अपने ऊपर हंसे और दूसरों को भी हंसने के लिए मजबूर कर दिया। अब राज कपूर के बाद दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी आदि ने चैपलिन जैसे किरदार निभाए। ये सभी कलाकार हैं जिन्होंने चार्ली चैपलिन जैसे किरदार फिल्मों के अंदर निभाए थे। और चार्ली की फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती। यानी चार्ली की फिल्में हम देखेंगे तो उसमें हमें कोई भाषा नहीं मिलेगी, यानी कि वो मूक फिल्में हैं, उसमें कोई डायलॉग्स नहीं होंगे। उनमें मानवीय स्वरूप अधिक है और सार्वभौमिकता सर्वाधिक है। अब सार्वभौमिकता क्या है? सार्वभौमिकता का मतलब है कि प्रसिद्ध होना, यानी कि दुनिया में प्रसिद्ध होना। तो उसमें हमें वो चीज़ देखने को मिलेगी। चार्ली सदैव चिरयुवा दिखते हैं, हमेशा चिरयुवा, लंबे समय तक जवान रहने वाले ऐसे दिखते हैं, तथा किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। कोई भी संस्कृति का व्यक्ति हो उनको वो बाहर के नहीं लगते, अपने में से ही एक लगते हैं वो। चार्ली में सबको अपना स्वरूप दिखता है। इस प्रकार उनमें सब बनने की अद्भुत क्षमता है। भारत में होली के त्यौहार को छोड़कर स्वयं अपने पर हंसने या स्वयं को जानते बूझते हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। यानी कि अगर हम स्वयं अपने आप पर हंसते हैं या फिर जानते बूझते दूसरों पर हंसने की परंपरा नहीं है, लोग बुरा मान जाते हैं। नगरीय लोग तो अपने पर हंसने की सोच भी नहीं सकते, यानी शहर के जो लोग होते हैं। चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त, यानी कि स्वयं पर गर्व महसूस करता है, आत्मविश्वास से युक्त होता है और सफलता यानी सभ्यता और संस्कृति समृद्धि की प्रतिमूर्ति दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली और श्रेष्ठ दिखलाता है। यानी स्वयं पर वो कब हंसता है? जब वो अपने आप को क्या दिखाता है? गर्वोन्मत्त, यानी कि अपने आप गर्व के अंदर वो डूबा हुआ है, जब वो आत्मविश्वास से युक्त है, जब वो अपने आप को सफल दिखाता है,
सभ्यता और संस्कृति और समृद्धि के प्रति मूर्ति दिखाता है और अपने आप को दूसरों से शक्तिशाली और श्रेष्ठ दिखलाता है, तब वो अपने आप पर सबसे ज़्यादा हंसता है। उसका रोमांच पंक्चर हो जाता है। महानतम क्षणों में भी वह अपमानित होना चाहता है। उसके पात्र लाचार दिखते हुए भी विजयी बन जाते हैं। यानी कि वो हर हाल में कैसी भी परिस्थिति हो, वो कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है चार्ली चैपलिन का जो हंसने के लिए मजबूर कर देता है, अपने आप पर हंसने के लिए, दूसरों को हंसाने के लिए वो इस तरह का है और सभी अपनी छवि को, अपने आप को उसमें खोजने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार का किरदार है चार्ली चैपलिन का। तो आपको ये पाठ की जो सारांश है, पाठ की समरी है, ये अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी। इसको अपने बुक से भी पढ़िए और साथ में इसके प्रश्नोत्तर भी देखिए, जिससे कि आपको और भी अच्छे से ये पाठ समझ आ जाए।